अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नए चैप्टर में एक टॉपिक है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। तो एक्ट और उसके रूल्स के बारे में पढ़ना है, साथ साथ जो न्यू अमेंडमेंट होते रहते हैं इसमें उसके बारे में भी हमें स्टडी करनी है। तो ये काफ़ी ब्रॉड है ये टॉपिक। इसके अंदर का सब टॉपिक जो आएंगे जैसे आपके ऑब्जेक्टिव है, डिफिनीशन है, इस वीडियो में मोस्टली हम इसी को कवर करेंगे कि आपके कॉस्मेटिक एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव और उसके अंदर आने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसकी हम प्रॉपर डिफिनीशन देखेंगे। टर्मिनोलॉजी टर्म्स यूज़ होते हैं, थोड़ा टफ लैंग्वेज में होते हैं, तो उसकी डिफिनीशन हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में देख लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ड्रग हमारी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। कुछ भी आपको डिजीज़ होती है तो आप मेडिसिन की तरफ जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और अपनी बीमारी को दूर भगाते हैं। तो ड्रग प्योर क्वालिटी में हमें मिले, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो अति आवश्यक है, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो हमारे डिजीज़ को क्योर कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। तो अगर प्रॉपर इस पे रेगुलेशन नहीं है, इसको पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, तो जो भी आपके ड्रग को इंपोर्ट कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ड्रग की कर रही है, उसकी सेल कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो भी चीज़ें कर रही हैं, अगर प्रॉपर रेगुलेशन इस पे नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, तो ड्रग में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्रग का एडल्ट्रेशन हो सकता है या बेचने वाला कर सकता है, मिस ब्रांडेड ड्रग या स्पूरियस ड्रग को भी बेच सकता है। जैसा कि प्रीवियस में हमने देखा था कि जब ब्रिटिश का दौर था उस ड्यूरेशन में मार्केट में ज़्यादातर आपकी जो ड्रगें होती थी वो एडल्ट्रेटेड ड्रग होती थी, मतलब इम्प्योर ड्रग हुआ करती थी और पेशेंट उसको कंज्यूम करता था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी ऑकर होती थी और उसकी डेथ भी हो जाया करती थी। तो बहुत ज़्यादा उस पर प्रोटेस्ट हुआ, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, कमेटी डिसाइड, ये हमने प्रीवियस में देख लिया है। आज वही देखेंगे हम कि इसी के कारण एक्ट आया कि ड्रग के इंपोर्ट पे, मैन्युफैक्चर पे, सेल पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रॉपर कंट्रोल हो। उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल भी पढ़ेंगे कि किस शेड्यूल के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रगें आपकी आती हैं जिस पे प्रॉपर कंट्रोल है। ठीक, दूसरी एक तरफ अगर देख लें कि गवर्नमेंट जो हमारी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी ड्रग पेशेंट तक पहुंच रही है उसकी अपनी बेहतर क्वालिटी में पेशेंट तक पहुंचे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है एक्ट और रूल का होना ज़रूरी है, ताकि तभी वो उस रूल या एक्ट को इम्प्लीमेंट करके उस पर कंट्रोल कर सकती है। अब आते हैं, देखते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद हम उसकी डिफिनीशन पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट देख लें, फॉर प्रिवेंटिंग सब स्टैंडर्ड इन ड्रग्स प्रोबेबली फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिजर्विंग हाई मेडिकल स्टैंडर्ड। मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए ड्रग, जो सब स्टैंडर्ड ड्रग होती है, उसको प्रिवेंट करना इसका मेन मोटिव होता है, ताकि अच्छी क्वालिटी की ड्रग पेशेंट तक पहुंचे और उसका आसानी से ट्रीटमेंट हो सके, अच्छे से इलाज हो सके। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं, पहला है प्रिवेंटिंग सब स्टैंडर्ड ड्रग, जो सब स्टैंडर्ड ड्रग है उसको रोकने का मेन। दूसरा है फॉर कंट्रोलिंग द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक बाय लाइसेंसिंग। तो जो भी ड्रगें आपकी इंपोर्ट की जा रही हैं या मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो रहा है या ड्रग को सेल किया जा रहा है, उसको कंट्रोल करना। अब कंट्रोल कैसे होगा? प्रॉपर लाइसेंसिंग के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर किसी को इंपोर्ट करना है तो पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस लेने के बाद ही वो ड्रग का इंपोर्ट कर सकता है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है, अगर उसको कोई ड्रग बनानी है तो जो भी आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उससे उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस का क्राइटेरिया होता है, उसको वो फिल करेगा तभी उसको लाइसेंस इशू होगा। ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो या सेल हो तो ड्रग को आपके लाइसेंसिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। तो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, कंट्रोलिंग इंपोर्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, फॉर इंश्योरिंग दैट मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इन इज़ डन बाय क्वालिफाइड पर्सन ओनली।
तो ये एक्ट आपका इंश्योर करता है कि ड्रग जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग का, जो भी ड्रग आपकी सेल हो रही है, चाहे ड्रग हो या कॉस्मेटिक में आपके बहुत से प्रोडक्ट्स आते हैं हम आगे देखेंगे, जैसे ब्यूटी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो इसको भी प्रॉपर कैसे इंश्योर करें कि कौन से पर्सन के थ्रू ये चीज़ें सेल हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए। इसका भी आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में ये प्रावधान होता है, तो ये भी इंश्योर करता है। चौथा पॉइंट देख लें, फॉर कंट्रोलिंग द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग। तो जो आपकी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग है उस पर भी कंट्रोल प्रॉपर इसका होता है। मेन फोकस इसका है कि जो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी ड्रग है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टिव कमेटी फॉर एलोपैथिक एंड एलाइड ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ये बॉडी को इस्टेब्लिश करती है, जैसे DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो, या ड्रग कंसल्टिव कमेटीज़ है। इसका गठन करना, इसको इस्टेब्लिश करना किसके रिगार्डिंग, आपके एलोपैथी जो ड्रगें हैं और उससे रिलेटेड, जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी है और कॉस्मेटिक वगैरह है, इन सब ड्रग के लिए DTAB और ड्रग कंसल्टिव कमेटी का गठन करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो 5 मेन ऑब्जेक्टिव आपके हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। अब आते हैं इसके अंदर यूज़ होने वाले टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लें, उसकी डिफिनीशन हम देख लें। तो पहला जो वर्ड आता है आपका ड्रग। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ड्रग का क्या रोल है, मतलब उसकी एक्चुअली ड्रग किसे कहते हैं। तो ह्यूमंस पे या एनिमल पे जो भी आपकी सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, चाहे वो डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए, चाहे डिज़ीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, चाहे उसको रोकने के लिए, जो भी सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं वो आपके ड्रग के अंतर्गत आते हैं। सब्सटेंस मीन्स यहाँ पे मेडिसिन भी आप कह सकते हैं, तो वो आपके ड्रग के अंतर्गत आ सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस या फार्मेसी लॉ के अंतर्गत उसको ड्रग नाम दिया गया है। ऐसे ही आपके जो मॉस्किटो को रिपेल करते हैं, जैसे ओडोमॉस वगैरह आता है, बहुत कॉमनली यूज़ होता है, मच्छर उस पर नहीं बैठते, तो ये आपके सुपरफिशियली अप्लाई किए जाते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, उसकी वजह से मॉस्किटो बाइट नहीं कर पाता है, उसकी स्मेल से वो दूर भागता है। तो ये भी आपके ड्रग के अंतर्गत आएंगे। दूसरा पॉइंट है कि द सब्सटेंस अदर देन फूड विच में अफेक्ट द स्ट्रक्चर और एनी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और यूज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट और वर्मिन विच कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग और एनिमल्स as specified for time to time by the central government by notification in the official gazette। तो ऐसा सब्सटेंस, फूड के अलावा ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में कुछ इफ़ेक्ट करता हो, या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिम्स को मारता हो, किल करता हो, जो कि ह्यूमन बीइंग में या एनिमल में डिजीज़ का कारण बनता है, तो वो ड्रगें आपके वो भी सब्सटेंस आपके ड्रग के अंतर्गत आएंगी, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट के में नोटिफाई करती हैं कि ये आपके सब्सटेंस ड्रग के अंतर्गत आते हैं। तीसरा पॉइंट देख लें, द सब्सटेंस यूज्ड एज कंपोनेंट ऑफ ए ड्रग इंक्लूडिंग इम्पिटी जेलेटिन कैप्सूल। ऐसे सब्सटेंस जो ड्रग के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे दिया है आपके, जैसे जेलेटिन का जो कैप्सूल होता है, आपका कैप्सूल जेलेटिन से बना होता है, तो इम्पिटी अगर जेलेटिन भी है कैप्सूल, तो वो भी आपके ड्रग के अंतर्गत आएंगे। चौथा पॉइंट देख लें, द डिवाइस यूज्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स as may be specified for time to time by the central government by notification in the official gazette after consultation with the drug technical advisory board। तो ऐसा डिवाइस जो कि आपके इंटरनली या एक्सटर्नली यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल पे यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, डिजीज़ या डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो वो भी आपके ड्रग के अंतर्गत आएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने ऑफिशियली गज़ट में इसको पब्लिश करता रहता है। किसके कंसल्टेशन पे,
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श करने के बाद वो ऑफिशियली गज़ट में इसको नोटिफाई करता रहता है। तो ये थी आपकी ड्रग की डिफिनीशन। नेक्स्ट देख लें दूसरा पॉइंट, कॉस्मेटिक। इट्स मीन एनी आर्टिकल इंटेंड टू बी स्प्रेड, पोर्ड, रब्ड और स्प्रिंकल्ड on or introduced into or applied to the human body or its any part of cleansing, beautifying, promoting attractiveness or altering the appearance. It also includes any articles intended for use as component of cosmetic. तो जो आपके अपीयरेंस को अल्टर करता हो, उस अपीयरेंस में चेंजेस लाता हो, ब्यूटीफाई करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही हो, या उस पर्सन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या उस पर्सन की सरफेस को क्लीन करने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल की जा रही है, जो भी आपके कंपोनेंट हो, आर्टिकल्स हो, वो अब कैसे अप्लाई, चाहे अप्लाई करके सरफेस पे, चाहे स्प्रे के थ्रू, चाहे रब करके, जैसे भी ब्यूटीफाई उसको किया जा रहा है, तो वो चीज़ आपके कॉस्मेटिक के अंतर्गत आती हैं, उसे कहते हैं कॉस्मेटिक। तीसरा देख लें, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी ड्रग्स। दीज इंक्लूड ऑल मेडिसिन्स यूज्ड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल पर्पस और यूज्ड इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिटेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड एक्सक्लूसिवली इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला डिस्क्राइब्ड इन authoritative book of Ayurveda, Siddha and Unani Tibbi system of medicine specified in the first schedule to the Drug and Cosmetic Act 1940। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के फर्स्ट शेड्यूल में जो भी प्रिस्क्राइब है, मीन्स कि आपकी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, तिब्बी जो सिस्टम है, उसकी बुक में जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब हैं कि आप किसी भी बीमारी को डायग्नोस, ट्रीट कैसे कर सकते हो या उसको रोक सकते हो, तो वो चीज़ें आपके आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी ड्रग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है गुटखू। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ ए टोबैको प्रोडक्ट यूज फॉर रबिंग अगेंस्ट ह्यूमन टीथ। तो ये आपका टोबैको प्रोडक्ट होता है जो कि ह्यूमंस के टीथ के अगेंस्ट इसको रब किया जाता है, मतलब ह्यूमन के टीथ पे रब किया जाता है। इसमें क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? इसमें आपके टोबैको पाउडर है, लाइम चूना है, मोलेजेस गुड़ और कुछ आपके रेड मिनरल्स मैटर इसमें ऐड होते हैं। ये आपके कॉस्मेटिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लें पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन की। तो इसमें आपके दो टाइप से हैं। पहली अगर बात कर रहे हैं, इन रिलेशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑल फार्मूलेशन कंटेनिंग ओनली सच इंग्रेडिएंट मेंशन्ड इन द फार्मूला डिस्क्राइब्ड इन द अथॉरिटी बुक ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन specified in first schedule to the act but does not include the medicine administered by parental route। तो अगर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो फार्मूलेशन तैयार किया जाता है, उस फार्मूलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट आपकी जो अथॉरिटी बुक है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम की, उसमें उसका नाम मौजूद होना चाहिए। और ये आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के फर्स्ट रूल के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पे ऐसी ड्रग की बात नहीं हो रही है जो कि आपके पेरेंटल रूट से दी जाए। दूसरा पॉइंट देख लें, इन रिलेशन टू एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग एलोपैथी। इसके अलावा जो अदर पैथी है, लाइक एलोपैथी अगर हम बात कर लें, ए ड्रग प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म ready for internal or external administration of human beings or animals and which is not included for the time being in the edition of Indian pharmacopoeia or any other pharmacopoeia। ऐसी ड्रग जो कि रेडी है इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ह्यूमन बींग या एनिमल में, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इंडियन फार्माकोपिया या किसी और फार्माकोपिया के किसी एडिशन में उसका नाम इंक्लूड नहीं किया गया हो। नेक्स्ट बात कर लें मिस ब्रांडेड ड्रग की। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी लेबल करने का तरीका दिया हुआ है आपके रेगुलेशन में, अगर उस वे में लेबलिंग नहीं हुई है उस ड्रग की, तो वो मिस ब्रांडेड ड्रग के अंतर्गत आएगी। साथ साथ अगर कोई भी ड्रग में
उस मेडिसिन में डैमेज हुआ हो और उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छे तरीके से कलर कर दिया गया हो या कोटिंग उस पर चढ़ा दी गई हो या उसको प्रॉपर में पॉलिश कर दिया गया हो और उससे डैमेज छुप गया हो, वो भी आपके मिस ब्रांडेड के अंतर्गत आएगी। साथ साथ उसको बेहतर दिखने के लिए और उसकी थेरापेटिक वैल्यू जितनी है उसको और अच्छे से दिखाई जा रही है बट उतनी है नहीं, तो वो भी आपके मिस ब्रांडेड ड्रग के अंतर्गत आएंगी। और साथ साथ लेबल या कंटेनर पे कोई ऐसी चीज़ मेंशन हो जो कि आपको फाल्सली क्लेम करती हो, वो चीज़ उसमें मौजूद नहीं हो, फिर भी वो इंडिकेट कर रही है कि वो चीज़ उसमें मौजूद है, तो वो भी आपके मिस ब्रांडेड के अंतर्गत आएंगे। एग्जांपल तौर पे कुछ ऐसी डिज़ाइन दे दी गई हो उस लेबलिंग पे या कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया गया हो उस डिवाइस पे या उस ड्रग के लेबलिंग पे लेबल पे, तो वो भी चीज़ आपके मिस ब्रांडेड ड्रग के ही अंतर्गत आएंगी। एडल्ट्रेटेड ड्रग की बात कर लें, इफ़ इट इज़ कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्टी पुट्राइड और डिकम्पोज सब्सटेंस, ऐसी ड्रग जिसमें पूरी की पूरी ड्रग ही या उसमें कुछ इम्प्योर चीज़ मौजूद हो जो कि उस ड्रग का पार्ट नहीं है, वो आपके एडल्ट्रेटेड के अंतर्गत आएंगी। साथ साथ इफ़ इट इज़ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड पैक्ड और स्टोर्ड अंडर पुअर सैनिटरी कंडीशन वेयर बाय इट मे हैव बीन कंटामिनेटेड विथ फिल्टी एंड रेंडर्ड इंजीरियस टू द हेल्थ, या ऐसी जगह इसको तैयार किया गया हो, पैक किया गया हो या स्टोर किया गया हो जो कि प्रॉपर सैनिटरी कंडीशन नहीं है उस एरिए की और उसकी वजह से ड्रग में कंटामिनेशन हो गया हो, तो वो ड्रग पर्टिकुलर पर्सन के लिए उसकी हेल्थ के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, वो भी आपके एडल्ट्रेटेड ड्रग के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट, इफ़ container of the drug is composed in whole or in part of any poisonous substance which may render the content injurious to the health, अगर कंटेनर जिसमें ड्रग पैक हो रही है वो कंटेनर किसी ऐसे पदार्थ से बना हो जो कि पॉइजनस सब्सटेंस रखता हो और वो ह्यूमन के हेल्थ के लिए घातक सिद्ध हो सकता हो, तो वो भी आपके ड्रग एडल्ट्रेटेड ड्रग के अंतर्गत आएंगी। ऐसी इफ़ इट इज़ कंटेन ए कलर अदर देन वन विच इज़ प्रिस्क्राइब, ऐसा कंटेनर का कलर हो जो कि आपके शेड्यूल में उस कलर का नाम मेंशन नहीं है और वो भी कलर अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो भी आपके एडल्ट्रेटेड ड्रग के अंतर्गत आएंगी। इफ द ड्रग कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजीरियस टू हेल्थ, वही बात होगी, अगर टॉक्सिक सब्सटेंस रखता हो, हार्मफुल सब्सटेंस रखता हो, तो वो भी आपके एडल्ट्रेटेड ड्रग के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट, स्पूरियस ड्रग की अगर हम बात कर लें तो ऐसी ड्रग जिसका नाम पहले से किसी और ड्रग वही नाम रखती हो तो वो आपकी स्पूरियस के अंतर्गत आती है। जैसे सिमिलर जिसका नेम हो, एक ड्रग का नाम जो है वही दूसरी ड्रग का भी नाम अगर मैच कर रहा हो तो वो आपके स्पूरियस के अंतर्गत आएंगी। साथ साथ उसके कंटेनर पे ऐसा कोई इंडिकेशन हो जो कि अदर ड्रग से रिलेटेड है तो वो भी आपके स्पूरियस के अंतर्गत आती हैं। साथ साथ उसमें कोई सब्सटेंस पूरी ड्रग या पार्शली किसी अदर ड्रग से रिलेटेड है तो वो भी आपकी स्पूरियस के अंतर्गत आती हैं। मिस ब्रांडेड की अगर हम बात करें कॉस्मेटिक की, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, तो इफ़ इट कंटेन्स अ कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब मैनर में जो मतलब जो आपकी गाइडलाइंस में या आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक ऐड के अंतर्गत जो कलर नहीं दिया गया, अगर उस कलर को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कॉस्मेटिक में तो वो आपके ब्रांडेड मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक के अंतर्गत आएंगे। ऐसी लेबलिंग का प्रॉपर मैनर में लेबलिंग नहीं की गई है तो वो भी आपके मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक के अंतर्गत आएंगी। ऐसी लेबल या कंटेनर पे या किसी और कॉस्मेटिक का स्टेटमेंट दिया हो उस पर फाल्सली जो क्लेम कर रहा हो तो वो भी आपकी मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक के अंतर्गत आएंगी। स्पूरियस कॉस्मेटिक सेम जैसे ड्रग की बात हो रही है वैसे यहाँ भी इसकी भी बात हो रही है कि अगर इस कॉस्मेटिक का किसी और कॉस्मेटिक से मैच कर रहा है नाम तो ये भी आपके स्पूरियस कॉस्मेटिक के अंतर्गत आएंगी।
ऐसी ही है उसके कंटेनर पे कोई चीज़ ऐसी चीज़ मेंशन हो जो कि फॉल्सली क्लेम कर रहा हो, साथ साथ किसी कॉस्मेटिक से रिलेट कर रहा हो, तो वो भी आपके स्पूरियस कॉस्मेटिक के अंतर्गत आती हैं। ऐसे ही उस कंटेनर पे उस लेवल पे किसी कंपनी का नाम मेंशन हो, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, मतलब उस कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की है, फिर भी उसका नाम उस पर दिया जा रहा है, तो ये भी आपके स्पूरियस कॉस्मेटिक के अंतर्गत आएंगी।